Hello students, in earlier video we talked about how type 2 restriction enzymes cleave the DNA molecules, and we also talked about how they produce sticky ends and blunt ends in the DNA fragments. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ स्टिकी एंड्स हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जो हमने स्टिकी एंड्स पढ़े थे अर्लियर वीडियो में, वो एंड्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कंस्ट्रक्शन में किस तरह से एडवांटेजियस होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, आइए देखते हैं। सो यू वेरी वेल नो अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जब भी हम जीन क्लोनिंग प्रोसेस करते हैं, वेन एवर वी डू जीन क्लोनिंग प्रोसेस, the very first step is the construction of recombinant DNA by insertion of the gene of interest into an appropriate carrier DNA molecule. And that particular carrier DNA molecule is known as vector. And that combination of vector and the DNA insert is known as what? Recombinant DNA. And this process is entirely carried out in vitro conditions. तो हम पढ़ चुके हैं कि जीन क्लोनिंग जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपस में जोड़ देते हैं और कौन सा डीएनए बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये प्रोसेस कहाँ किया जाता है? इन वाइट्रो, इन लेबोरेटरी कंडीशंस। सो let's talk about construction of recombinant DNA. So what you have, suppose you have a DNA sample, and in that particular region of the DNA sample your gene of interest is present, यानी जिस जीन को आप क्लोन करना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है। एंड on either side of that particular gene of interest, what you are having two recognition sites of eco R1। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर आपका, ये पूरा का पूरा आपका डीएनए सैंपल है, दैट इज योर एंटायर डीएनए सैंपल। and in that particular region of the sample there is your gene of interest, and उस gene of interest के either side पे रिकॉग्निशन साइट है। कौन से एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट है? इको R1। ओके, एंड व्हाट यू हैव a circular double stranded DNA molecule named as vector, and that vector also contains a single recognition site of the same enzyme। कौन से एंजाइम की है? ये भी इको R1। यानी आपके पास जो डीएनए सैंपल है उसके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके ईदर साइड दो रिकॉग्निशन साइट्स हैं। कौन से एंजाइम की? इको R1। और आपका जो वेक्टर है जो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है, उसके अंदर भी रिकॉग्निशन साइट किसकी है? इको R1। यानी उसी एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट है जिस एंजाइम की साइट्स आपके डीएनए सैंपल में जीन ऑफ इंटरेस्ट के आइदर साइड में प्रेजेंट है। लेकिन वेक्टर के अंदर जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं वो कितनी हैं? ओनली एक है। और जो डीएनए सैंपल है उसमें रिकॉग्निशन साइट्स कितनी हैं? दो हैं। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट के लेफ्ट साइड में है, दूसरी जीन ऑफ इंटरेस्ट के राइट साइड में है। तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास सैंपल है और एक आपका क्या है? वेक्टर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बेसिकली आपको इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके अंदर जोड़ना है? वेक्टर के अंदर। आपका जो अल्टीमेट एम है वो क्या है? यू वांट टू जॉइन दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट समहाउ इनटू दिस वेक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा वो होगा आइसोलेशन ऑफ जीन। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ जीन हम कैसे करेंगे? हमारे पास डीएनए सैंपल है और उसका जो मिडिल पोर्शन है या जो स्पेसिफिक पोर्शन है रेड से शो जो किया गया है यहाँ पे, वो क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। और आपको पता है कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के ईदर साइड इको R1 की रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट है। व्हाट यू विल डू नाउ, यू विल ट्रीट दैट डीएनए सैंपल विथ इको R1। और इको R1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एज सून एज यू विल ट्रीट the sample with eco R1, what will it do? It will find its recognition sites। और क्या होगा यहाँ पे? ये जो डीएनए सैंपल है
इको R1 इसे कट करेगा, जहां पर भी रिकॉग्निशन साइट होगी इको R1 से वहां से ब्रेक करेगा। और ब्रेक कैसे करेगा ये, यहाँ पर आप देखिए दो साइट्स थी यहाँ पे, एक ये साइट है इको R1 की और एक ये साइट है। तो इको R1 कैसे कट करता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस 5 प्राइम गुआनिन एंड 3 प्राइम एडेनिन के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये वाला, इसको कट करता है। इन द सेम वे यहाँ पर देखिए ये 5 प्राइम गुआनिन है, ये 3 प्राइम एडेनिन है, और इन दोनों के बीच में जो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये यहाँ से इसे क्या करता है, क्लीव करता है। यहाँ पर भी आप देखिए गुआनिन और एडेनिन के बीच में बॉन्ड जो है उसको कट करेगा, और यहाँ पर भी गुआनिन और एडेनिन के बीच में जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करेगा। यानी दोनों चेन्स को ये दो दो जगह से ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स हैं वो कितनी है, 2 हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो जब यहाँ इस तरह से ये कट करेगा इको R1 तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यू कैन इमेजिन। बिकॉज लीनियर डीएनए है, टोटल 2 कट्स लगे हैं, 2 कट ऊपर वाली चेन में और 2 कट नीचे वाली चेन में है, तो एज ए होल 2 कट माने जाएंगे। और अगर एक लीनियर डीएनए को आप 2 जगह से तोड़ोगे तो कॉमन सेंस कहता है कि कितने डीएनए फ्रेगमेंट्स बनेंगे, 3। तो यहाँ पर आप देखिए डीएनए फ्रेगमेंट 1, 2 एंड 3। अब फ्रेगमेंट बनेंगे कैसे, आप देखिए कि यहाँ से ये एक फ्रेगमेंट बन गया जो कि ये है, इसी तरह से यहाँ से ये दूसरा ये फ्रेगमेंट बन गया एक, और जो आपका नेक्स्ट फ्रेगमेंट है वो कुछ इस तरह से ये वाला है, ये वाला, ठीक है, दिस वन। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं यू विल हैव 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, एक ये बन गया आपके पास में, एक ये बन गया आपके पास में, और तीसरा ये बन गया। तो इको R1 से जब ट्रीट किया हमने इस पूरे सैंपल को, तो उस के कितने फ्रेगमेंट्स बन गए, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एंड्स को समझना है। आप देखिए कि इस इको R1 ने इस गुआनिन के 3 प्राइम की तरफ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था उसको ब्रेक किया है। यहाँ पर देखिए गुआनिन के 3 प्राइम की तरफ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था उसे क्या किया है, ब्रेक किया है। और यहाँ पर भी आप देखिए इस गुआनिन के 3 प्राइम की तरफ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसे ब्रेक किया है, और यहाँ पर भी इस गुआनिन के 3 प्राइम की तरफ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसे ब्रेक किया है। तो अब इन फ्रेगमेंट्स के एंड्स किस तरह से बनेंगे, आप देखिए कि यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो गुआनिन के 3 प्राइम की तरफ है और एडेनिन के 5 प्राइम की तरफ है। तो एडेनिन का लेफ्ट साइड कौन सा एंड होगा यहाँ पर, 5 प्राइम, और 5 प्राइम पर कौन सा ग्रुप होगा, फॉस्फेट। इसी तरह देखिए गुआनिन का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो किस तरफ का ब्रेक हुआ है, 3 प्राइम की तरफ का। तो गुआनिन का जो राइट हिस्सा है यानी कि ये, दिस इज द 3 प्राइम, और गुआनिन का जो लेफ्ट हिस्सा यानी कि ये, दिस इज द 5 प्राइम। इसी तरह आप देखिए कि इस गुआनिन में अगर आप देखें तो दिस पर्टिकुलर गुआनिन, इसके 3 प्राइम की तरफ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, इसलिए ये पर्टिकुलर जो गुआनिन है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इस गुआनिन का जो राइट हिस्सा है वो कौन सा एंड है, दिस इज द 3 प्राइम एंड, और इस पर कौन सा ग्रुप है, इट इज कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन द सेम वे अगर आप इस गुआनिन को देखें तो इसके 3 प्राइम की तरफ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ जो है। तो इस गुआनिन का, ये गुआनिन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे, इस गुआनिन का जो ये पर्टिकुलर एंड है यानी लेफ्ट साइड में कौन सा एंड होगा, दिस वुड बी 3 प्राइम, एंड अकॉर्डिंगली जो इसका राइट एंड है इट वुड बी द 5 प्राइम। सो अकॉर्डिंगली अगर आप ईच एंड एवरी डीएनए फ्रेगमेंट को देखें
तो उसके 2 एंड्स होंगे। अगर हर फ्रेगमेंट की, हर डीएनए की चेन को देखें आप, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखें, तो उस चेन के 2 एंड्स होंगे। एक एंड 5 प्राइम होगा और दूसरा एंड 3 प्राइम होगा। यहाँ पर भी आप देखें इस चेन को, तो ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। जहाँ पर 5 प्राइम होगा वहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होगा फ्री, और जहाँ 3 प्राइम एंड होगा वहाँ पर कौन सा ग्रुप फ्री होगा? हाइड्रोक्सिल। ओके, सो as soon as you will cut that particular double stranded DNA sample with EcoR1, you will get 3 different fragments, and इनमें से ये जो particular fragment है इसके अंदर आपका कौन प्रेजेंट है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो अब आप ये चाहते हैं, अब आप ये चाहेंगे कि ये पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को आप इस्तेमाल करें और इस फ्रेगमेंट को जा करके आपके वेक्टर के अंदर क्या कर दें? इंसर्ट कर दें, ताकि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके अंदर जुड़ जाए? आपके वेक्टर में। ओके, तो यहाँ से आगे जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हम इस पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। आगे हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे कटिंग ऑफ वेक्टर। यानी आप जानते हैं कि आपके पास एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड वेक्टर है और इस वेक्टर में एक जगह पर आपके पास एक रिकॉग्निशन साइट है, और वो रिकॉग्निशन साइट किस एंजाइम की है? इको R1। ठीक है, सो योर वेक्टर इज हैविंग ओनली ए सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर इको R1। सो एज सून एज you will treat your vector with eco R1, what will it do? It will search that particular recognition site and it will cleave the vector like this। तो आपको पता है कि इको R1 एक सेट पैटर्न के हिसाब से स्पेसिफिकली डीएनए को कट करता है। गुआनिन और एडेनिन के बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये क्या करता है? ब्रेक करता है। तो अब आप विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि यू विल गेट ए कट वेक्टर, यानी यू विल गेट ए डीएनए मॉलिक्यूल, यू विल गेट ए वेक्टर जिसको आप कट कर चुके हैं किस एंजाइम की मदद से? इको R1। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी। आप देखें दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो चुका है, जो कि यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो चुका है, और ये जो बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड गुआनिन और एडेनिन के बीच में, ये भी ब्रेक हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो आपके पास ये जो वेक्टर मॉलिक्यूल बना है इसके अंदर 2 डिसकंटिन्यूटीज हैं, एक ये डिसकंटिन्यूटी है एंड एक ये डिसकंटिन्यूटी है, और ये दोनों डिसकंटिन्यूटीज क्रिएट की हैं एंजाइम ने जिसका नाम है इको R1। सो आपका ये जो वेक्टर है दैट इज नोन एज द कट वेक्टर। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इस गुआनिन के 3 प्राइम की तरफ जो बॉन्ड है वो क्लीव हुआ है, इसलिए इस पर्टिकुलर गुआनिन को अगर देखें तो इसका जो राइट हिस्सा है दैट विल बी 3 प्राइम, और उस पर कौन सा ग्रुप होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। इन द सेम वे इस पर्टिकुलर गुआनिन को आप देखें तो इसके 3 प्राइम की तरफ, यानी इसके लेफ्ट साइड में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है 3 प्राइम की तरफ, इसलिए ये जो गुआनिन है इसका जो लेफ्ट हिस्सा है वो कौन सा एंड होगा? दैट वुड बी ऑल्सो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड। In the same way, this end basically it is the left side end of adenine. It would be 5 prime and it would be having phosphate group, and this particular end, which is the right end of this particular adenine, it will be having a free phosphate group and it would be called as the 5 prime end. सो अकॉर्डिंगली इस कट वेक्टर के कुछ एंड्स 3 प्राइम होंगे और कुछ एंड्स 5 प्राइम होंगे, डिपेंड करता है कि बॉन्ड किस जगह पे कौन सा ब्रेक हो रहा है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ आप देखेंगे कि ये जितने भी बॉन्ड्स आ रहे हैं इस रेंज में, कौन से बॉन्ड्स हैं ये? दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बेसिकली आप जानते हैं कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ये 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं। सो यहाँ पर जब डिसकंटिन्यूटी बनी है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है, हर चेन का एक बॉन्ड टूट गया है, तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स अनस्टेबल हो जाएंगे और ये भी टूट जाएंगे, क्योंकि ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इन्हें तोड़ने के लिए किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है। वंस दे बिकम अनस्टेबल दे गेट ऑटोमेटिकली ब्रोकन डाउन। सो यहाँ पर इन बॉन्ड्स पे स्ट्रेस पड़ेगा
और ये बॉन्ड टूट जाएंगे और इन बॉन्ड्स के टूटने से जो आपका कट वेक्टर है वो ओपन हो जाएगा और उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी और इस वेक्टर को बोलेंगे कट ओपन वेक्टर। आप देखिए कि ये और ये जो एंड्स थे यहाँ पे, ये पहले ये डबल स्ट्रैंडेड थे बिकॉज ऑफ दीज 8 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, लेकिन डिसकंटिन्यूटी के बनने से ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए और ये दोनों के दोनों जो एंड्स हैं या जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये थाइमिन इन एडेनिन्स के साथ जुड़े थे और ये एडेनिन्स इन थाइमिन के साथ जुड़े थे, अब ये एक दूसरे से जॉइंड नहीं रहेंगे और ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इस तरह से आपका जो वेक्टर है दैट विल बी नोन एज द कट ओपन्ड वेक्टर। तो व्हाट यू विल गेट ए कट ओपन्ड वेक्टर। वेक्टर टूट चुका है, कट हो चुका है, एज वेल एज वेक्टर ओपन भी हो चुका है। कट हुआ बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ओपन हुआ बिकॉज ऑफ द unstable hydrogen bonds which are broken. Okay, so what you will have a cut opened vector. Now what will be the next step will be DNA insertion. ठीक है, what you have your cut opened vector as well as you have your DNA fragment containing the DNA insert. ठीक है, तो अब आप देखिए सॉरी, आपका जो अगला स्टेप है वो ये होगा कि आप इस डीएनए फ्रेगमेंट को इस वेक्टर में जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर एंड है और ये जो पर्टिकुलर एंड है, आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप देखें 3 to 5 की डायरेक्शन में इसको रीड करें डबल टी डबल ए और 5 to 3 की डायरेक्शन में इसे रीड करें डबल ए डबल टी। तो आप देखेंगे कि सीक्वेंसेस ऑफ बोथ ऑफ दीज एंड्स, अगर इसको हम नंबरिंग कर दें नंबर 1 एंड नंबर 2, तो नंबर 1 एंड 2 हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हैं। इसी तरह हम देखें तो ये एंड और ये एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। तो कट वेक्टर के जो एंड्स हैं और डीएनए इंसर्ट के या डीएनए फ्रेगमेंट के जो एंड्स हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेक्टर को कट करने के लिए और डीएनए इंसर्ट को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने के लिए हमने जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया हमने, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया और उसका नाम था इको R1, और जिसने स्टैगर्ड कट्स प्रोड्यूस किए और इसलिए जो बनने वाले एंड्स थे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। These kinds of ends are known as sticky ends. तो डीएनए इंसर्ट या डीएनए फ्रैगमेंट के जो एंड्स हैं और जो एंड्स कट ओपन्ड वेक्टर के हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और रीज़न क्या है? क्योंकि हमने वेक्टर को कट करने के लिए और डीएनए फ्रैगमेंट को या जीन को बाहर निकालने के लिए, आइसोलेट करने के लिए वी हैव यूज्ड द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज इको R1 in this case. That's why they both are having sticky ends which are complementary to each other and they are ready to join with each other because of their complementary base sequence. So now what we will do, we will mix both of these components and we will allow the DNA fragment or DNA insert to join with the cut opened vector. हम दोनों को मिक्स करेंगे और हम ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे कि ये जो डीएनए इंसर्ट है, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है, वो जाकर के किस में ज्वाइन हो जाए? आपके कट ओपन्ड वेक्टर में। टेम्परेचर को लो रखेंगे ताकि दोनों के ज्वाइनिंग की प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने के लिए यू नीड वेरी लो टेम्परेचर्स। तो अब क्या होगा, जब ये डीएनए इंसर्ट और कट ओपन वेक्टर को मिक्स किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी बनेगी क्या बनने की? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए? आपने देखा कि ये जो एंड है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस एंड एज वेल एज दिस
particular end is complementary to this end. So अगर आप विजुअलाइज करें इसको तो ऐसा हो सकता है कि ये एंड और ये एंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें, जिसको हम इस डायग्राम में कुछ यहाँ पे देख रहे हैं. कैन यू सी? ये एंड और ये एंड दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए. ये देखिए आप, ये पिंक कलर के बॉन्ड्स, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन है तो दो दो बॉन्ड बन गए. इन द सेम वे what you are getting, this end and this end, इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बन चुके हैं और आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इसे तो ये एंड और ये एंड है वेक्टर का और ये एंड है डीएनए इंसर्ट का. इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन चुके हैं. ये पिंक कलर के जो बॉन्ड्स बने हैं. तो इस तरह से जो डीएनए इंसर्ट के स्टिकी एंड्स हैं और जो वेक्टर के स्टिकी एंड्स हैं, ये सारे के सारे आपस में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बना चुके हैं, क्योंकि इनके जो सीक्वेंसेस थे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे. तो अब ये जो आपका कंप्लीट, अगर आप देखें, ये जो कंप्लीट आपका डीएनए फ्रेगमेंट है, ये यहाँ पर आकर के इस तरह से जुड़ चुका है. ध्यान से देखना आप, ये आप देखिए, ये कंप्लीट आपका क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट है. और ये आकर के आपके वेक्टर के अंदर सेटल हो गया है बिकॉज ऑफ दीज कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स. तो नए जो बने हैं बॉन्ड्स पिंक कलर से यहाँ शो किए गए हैं. जो ग्रीन बेसिस हैं वो डीएनए इंसर्ट के बेसिस हैं और जो ब्लैक बेसिस हैं वो बेस किसके हैं, कट ओपन वेक्टर के हैं. ओके, जो ये रेड बॉन्ड्स हैं ये ऑलरेडी ये बॉन्ड्स जो कि वेक्टर के अंदर प्रेजेंट थे, और जो ये ब्लू बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स ऑलरेडी जो डीएनए इंसर्ट के अंदर प्रेजेंट थे. ये जो रेड पोर्शन है दैट इज शोइंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस इज हाउ योर डीएनए insert or the DNA fragment has been joined with the sticky ends of your cut opened vector. Okay, but now can you concentrate on this particular structure? If you concentrate your attention, what you will see, there are some points of discontinuities. एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है. ये पॉइंट क्या है? दीज आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी ये जो गुआनिन है और ये जो एडेनिन है, ये गुआनिन एंड दिस गुआनिन एंड दिस एडेनिन, इन द सेम वे दिस गुआनिन एंड दिस एडेनिन एंड दिस गुआनिन एंड दिस एडेनिन, इनके बीच में अभी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नहीं बना है. केवल डीएनए इंसर्ट आकर के यहाँ पर सेट हो गया है और स्टिकी एंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन चुके हैं. लेकिन ये जो एडेनिन डीएनए इंसर्ट का जो एडेनिन है और जो ये गुआनिन जो वेक्टर का गुआनिन है, इन दोनों के बीच में इन दोनों को जोड़ने वाला जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो अभी तक सिंथेसाइज नहीं हुआ है. इन द सेम वे जहाँ भी आप ग्रीन गुआनिन एंड ब्लैक एडेनिन को देखेंगे, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अभी सिंथेसाइज नहीं हुआ है. यानी ये आरडीएनए बन तो गया है, डीएनए इंसर्ट
वेक्टर के अंदर आके सेट तो हो गया है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द स्टिकी एंड्स ऑफ वेक्टर एंड द डीएनए इंसर्ट, बट till now the formation of rDNA has not been completed. Why? Because the phosphoester bond between the adjacent nucleotides between the adjacent guanine and adenine has not been formed till now. और इस बॉन्ड के बनने के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू ट्रीट, इस बॉन्ड के बनने के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू ट्रीट दैट आरडीएनए विद सम एंजाइम। हमें आरडीएनए को किसी एंजाइम से क्या करना होगा? ट्रीट करना होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये आरडीएनए अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि ये जो डिसकंटिन्यूटीज हैं यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। और इस पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं? साइंटिफिकली इट इज नोन एज ए निक। And nick is that particular region where the phosphodiester bond between two adjacent nucleotide is broken down or not present. तो यहाँ पर जो बॉन्ड है प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये पोर्शन क्या कहलाएगा? आपका निक। इन द सेम वे दिस पोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए निक। इन द सेम वे दिस पोर्शन यू कैन सी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? आपका निक है। इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो योर निक। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 4 निक्स आर प्रेजेंट, यानी 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना बाकी है, और तभी हम मानेंगे कि क्या कंप्लीट हो चुका है हमारा फॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए। सो इन चारों निक्स को सील करने के लिए, चारों जगह पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए और इस आरडीएनए को कंप्लीट करने के लिए हम इस आरडीएनए को ट्रीट करते हैं with an enzyme, and the name of that enzyme is DNA ligase, and the reaction catalyzed by that DNA ligase is basically known as ligation। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज से जब इस इनकम्प्लीट आरडीएनए को हम ट्रीट करेंगे तो कौन सी रिएक्शन चलेगी? लाइगेशन। अब लाइगेशन के दौरान क्या होगा कि डीएनए लाइगेज को जहां पर भी कोई डिसकंटिन्यूटी दिखेगी, उस डिसकंटिन्यूटी के आइदर साइड 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे, और उस डिसकंटिन्यूटी के एक तरफ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल है और उस डिसकंटिन्यूटी के दूसरी तरफ 5 प्राइम फॉस्फेट अगर है, तो वो डीएनए लाइगेज उन दोनों एंड्स के बीच में बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड का नाम क्या होगा? फॉस्फोडाइएस्टर। और उस बॉन्ड के बनने की वजह से वो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। रिमेंबर, डीएनए लाइगेज क्या फाइंड करता है कि अगर डीएनए में कहीं डिसकंटिन्यूटी है, उस डिसकंटिन्यूटी के एक तरफ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल और दूसरी तरफ 5 प्राइम फॉस्फेट है, तो उन दोनों एंड्स के बीच में, हाइड्रोक्सिल एंड फॉस्फेट के बीच में, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और उस डिसकंटिन्यूटी को क्या कर देगा? सील कर देगा। एंड दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज द लाइगेशन रिएक्शन। तो आप देखिए कि यहाँ पर चारों जगह पर आप देखें, यहाँ पर भी देखिए डिसकंटिन्यूटी है, निक है, यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक तरफ 5 प्राइम फॉस्फेट है, दूसरी तरफ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल है। यहाँ पर भी आप देखिए एक तरफ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल और दूसरी तरफ 3 प्राइम फॉस्फेट, और यहाँ पर भी आप देखिए एक तरफ फॉस्फेट और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल है। तो इन चारों के चारों निक्स को, इन चारों के चारों डिसकंटिन्यूटीज को डीएनए लाइगेज क्या कर देगा? लाइगेट कर देगा या सील कर देगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस प्रोडक्ट विल बी, आप देखिए कि यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी थी ये सील हो गई, यहां पे देखिए, या यहां पर आप देखिए जो निक था पहले, ये जो निक था, ये जो निक था ना, अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर सील हो गया ये निक, और कौन सा बॉन्ड बन गया? फॉस्फोडाइएस्टर। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर जो निक था, यहाँ पर जो निक था अर्लियर, और जो यहाँ पे निक था, और वो सारे के सारे जो निक्स हैं वो सील हो चुके हैं, और कौन से बॉन्ड्स बन चुके हैं हर जगह पर? फॉस्फोडाइएस्टर
एस्टर। तो 4 निक थे अर्लियर आरडीएनए के अंदर, ये इनकम्प्लीट था। अब चारों के चारों निक सील हो गए हैं और हर जगह उनकी जगह पे क्या बन गया है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लाइगेशन रिएक्शन के थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू। इसलिए अब ये आरडीएनए कंप्लीट हो चुका है और उसका नाम हो गया है कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। So this is how your DNA ligase seals all the nicks and it completes your recombinant DNA, and now this recombinant DNA is known as covalently closed circular recombinant DNA। यानी covalently close हो गया, यानी सारे के सारे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड थे इसमें सारे के सारे बॉन्ड्स इंटैक्ट हैं, बन चुके हैं, सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ चुके हैं, कहीं भी किसी तरह का कोई निक, किसी तरह की कोई डिसकंटिन्यूटी अब इस डीएनए में मौजूद नहीं है। तो आपके पास बन चुका है आपका कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस डीएनए के अंदर आप देख रहे हैं दैट रेड पोर्शन इज करस्पॉन्डिंग टू योर जीन। सो आपने देखा कि किस तरह से स्टिकी एंड्स, अगर आप वापस से एक बार हम हाईलाइट करें तो आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एंड्स थे इन्होंने हमारी मदद की क्या बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। इन पर्टिकुलर एंड्स ने, ये जो ग्रीन पोर्शंस थे आपको याद होगा ये डीएनए इंसर्ट के हैं, और ये जो ब्लैक पोर्शंस हैं ये आपके वेक्टर के हैं, इसी तरह से, ठीक है। तो इन स्टिकी एंड्स ने हमारी बहुत मदद की डीएनए इंसर्ट को इस वेक्टर के अंदर स्टेबलाइज करने के लिए, सेट करने के लिए, और इसीलिए हम कहते हैं कि स्टिकी एंड्स जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लीव योर वेक्टर एंड यू हैव टू आइसोलेट योर जीन फ्रॉम द डीएनए सैंपल यूजिंग द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ताकि उनके स्टिकी एंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों और वो आसानी से आरडीएनए कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान दे सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। केयरफुली सी द वीडियो, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना होगा, बार बार देखना होगा, तभी जा कर के कंसेप्ट समझ में आएगा। और फिर भी अगर नहीं आता है देन योर queries are always welcome. Post your queries and thanks for watching.